नमस्कार आप सभी को। क्लास 11 ज्योग्राफी चैप्टर नंबर 14 एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक मूवमेंट ऑफ ओशन वाटर। इसमें आपको ये बताया जाएगा जो महासागरों का जल है उसमें कैसे मूवमेंट होता है, हॉरिजॉन्टल होता है, वर्टिकली होता है, क्या क्या उसके कॉजेज हैं और जो वाटर मूवमेंट होता है उसका क्या इम्पोर्टेंस है हमारे लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। इसमें सबसे पहले हेडिंग आपकी वेव्स। वेव्स क्या है इसको जान लेते हैं। जो आपकी तरंग है, तरंग किसको कहते हैं? वेव्स आर एक्चुअली द एनर्जी नॉट द वाटर एज सच विच मूव अक्रॉस द ओशन सरफेस। अब इसमें कहा जा रहा है वेव्स एक्चुअली में क्या है, एनर्जी है। एनर्जी का मूवमेंट हो रहा है एक तरीके से, नॉट द वाटर, पानी का नहीं है। अब ये एनर्जी आती कहाँ से है इसके बारे में आपको बताया जाएगा कि ये एनर्जी है वो एनर्जी कहाँ से आती है। वाटर पार्टिकल्स ओनली ट्रेवल इन ए स्मॉल सर्कल्स। जो वाटर पार्टिकल्स हैं, पानी के जो पार्टिकल्स हैं, पानी के जो कण हैं, वो आपके स्मॉल सर्कल में मूव करते हैं एज ए वेव पासेज, जैसे जैसे तरंग चलती है। विंड प्रोवाइड्स एनर्जी। अब देखिए वेव्स का जो एनर्जी का सोर्स है वो आपकी विंड है। विंड प्रोवाइड एनर्जी टू द वेव्स। जो वेव्स हैं उनको जो एनर्जी देती है वो कौन देता है? विंड देती है। विंड कॉजेज वेव्स टू ट्रेवल इन द ओशन एंड द एनर्जी इज रिलीज टू शोर लाइन्स। अब जो विंड है, विंड की एनर्जी की वजह से ही जो आपकी वेव्स हैं वो समुद्र के किनारे तक पहुंचती हैं। अब देखिए आपको एक यहाँ पे डायग्राम दिया गया है, ये है मोशन ऑफ द वेव। इसको मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, आपको क्लियर दिख जाएगा। इसमें देखिए मोशन ऑफ वेव्स एंड वाटर मॉलिक्यूल्स। इसमें ये दिया है एरो, आपको दिया है वेव ट्रैवलिंग टुवर्ड द राइट। जो वेव है वो राइट की तरफ चल रही है, ठीक है। इसका मतलब इधर आपका ईस्ट की साइड में इधर कोस्ट है, ये पूरा कोस्ट है। कोई भी कॉन्टिनेंट हो सकता है आपका, कोई कंट्री हो सकता है। अब वेव्स, जैसे ये वेव्स ऊपर उठी, अब इधर से विंड आके टकरा गई, इधर से आपकी विंड आ गई। अब विंड टकराने से वेव की हाइट और बढ़ गई। अब आप यहाँ पे देख रहे हैं ये वेव्स यहाँ से ऐसे जाके फिर से नीचे आ रहा है। ये क्या है? ये वाटर नीचे आ रहा है। अब ये वाटर नीचे आ रहा है तो इसका मतलब है ये सीधी आगे नहीं बढ़ रही है, ऐसे करके नहीं बढ़ रही है। ये कैसे बढ़ रही है? एक सर्कुलर पैटर्न में बढ़ रही है। सर्कुलर पैटर्न का मतलब है जैसे ऐसे जाएगा वाटर, फिर यहाँ से इस तरीके से वाटर। तो ऊपर हमें जो भाग दिखता है वो केवल इतना इतना दिखता है कि जो वेव्स हैं वो ऐसे लहर की तरह जा रही हैं, आगे बढ़ती हुई चली जा रही है। तो ये आपको दिखाया गया है कि जो वेव्स हैं, वेव्स को जो एनर्जी मिलती है वो कहाँ से मिलती है? विंड से मिलती है। और वेव्स धीरे धीरे करके ये सर्कुलर फॉर्म में आगे बढ़ती जाती है। जो ऊपर उठा हुआ भाग है उसे हम बोलते हैं क्रेस्ट फॉलिंग, और जो आपका नीचे जो दिया हुआ है गर्द जैसा भाग है उसको ट्रफ राइजिंग बोलते हैं। ये राइजिंग इसीलिए यहाँ से पानी फिर से ऊपर उठता है, और ये क्रेस्ट फॉलिंग इसीलिए है क्योंकि पानी यहाँ से नीचे जाता है। तो ये हो गए आपके 2 पॉइंट हो गए यहाँ पे। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं इसी में। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेव्स। जो आपकी तरंगे हैं उनकी क्या क्या विशेषताएं होती हैं वो भी जान लेते हैं। तो सबसे पहले देखिए क्या क्या विशेषताएं होती हैं। वेव, क्रेस्ट एंड ट्रफ। जो आपकी तरंगे हैं उनमें क्रेस्ट और ट्रफ ये दो चीज़ें होती है। द हाईएस्ट एंड द लोएस्ट पॉइंट ऑफ अ वेव आर कॉल्ड द क्रेस्ट एंड ट्रफ रेस्पेक्टिवली। जो ऊपर उठा हुआ भाग है जो हाईएस्ट है एंड द लोएस्ट पॉइंट, तो देखिए हाईएस्ट जो है उसको बोला गया है, यहाँ पर बोला है क्रेस्ट बोला है, और जो लोएस्ट पॉइंट है वो उसको बोला है ट्रफ बोला गया है। वेव हाइट, जो तरंगे हैं उनकी हाइट किसको कहते हैं? तो देखिए वेव हाइट से मतलब क्या है? इट इज़ द वर्टिकल डिस्टेंस फ्रॉम द बॉटम ऑफ ए ट्रफ टू द टॉप ऑफ ए क्रस्ट ऑफ ए वेव। ये क्या हो जाएगा आपका? वेव हाइट। फिर वेव एम्पलीट्यूड, इट इज़ 1/2 ऑफ द वेव हाइट। जो वेव हाइट है उसका 1/2 होता है एम्पलीट्यूड। वेव पीरियड, इट इज़ मेयरली द टाइम इंटरवल बिटवीन टू सक्सेसिव वेव्स, क्रस्ट और ट्रफ एज दे पास द फिक्स्ड पॉइंट। फिर इसके बाद वेव लेंथ, इट इज़ हॉरिजेंटल डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव क्रस्ट। वेव स्पीड इट इज़ द rate at which the wave moves through the water and is measured in knot। अब वेव की जो स्पीड है उसको हम किस में मेजर करते हैं? नॉट में करते हैं, KNOTS। इसको याद रखिएगा, नॉट में हम मेजर करते हैं। वेव फ्रीक्वेंसी, इट इज नंबर ऑफ वेव्स पासिंग अ गिवन पॉइंट ड्यूरिंग 1 सेकेंड। 1 सेकेंड में कितनी पास कर जाती है इसको हम कहते हैं वेव फ्रीक्वेंसी। तो ये हो गए कुछ आपकी वेव्स की कैरेक्टरिस्टिक जो आपको यहाँ पे बता दी हैं। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट हेडिंग है टाइड्स।
ज्वार भाटा। आप देखिए ज्वार भाटा क्या है। तो वेव्स में एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, वेव्स में क्या होता है, वाटर का जो मूवमेंट है, वाटर में जो मोशन होता है वो आपका हॉरिजेंटल होता है। और ये आपके टाइड्स हैं, टाइड्स में आपका जो मूवमेंट है वाटर में वो आपका वर्टिकल होता है। द पीरियडिकल राइज एंड फॉल ऑफ द सी लेवल, समुद्र की सतह का ऊपर उठना और फिर नीचे गिरना, वंस और ट्वाइस ए डे, एक बार या एक दिन में दो बार, मेनली ड्यू टू द अट्रैक्शन ऑफ द सन एंड द मून, इट इज कॉल्ड अ टाइड। महासागरीय जल का पृथ्वी ये सूर्य और चंद्रमा की गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण ऊपर उठना और नीचे गिरना, ये आपका क्या कहलाएगा, टाइड्स कहलाएगा। टाइड्स मतलब ज्वार भाटा। मूवमेंट ऑफ वाटर कॉज्ड बाय मेटलर्जिकल इफेक्ट, winds and atmospheric pressure changes are called surges। इसको हाईलाइट कर देते हैं। हाँ, अब यहाँ पर देखिए नेक्स्ट आपको डायग्राम दिया हुआ है, ये टाइड्स का डायग्राम है। रिलेशन बिटवीन ग्रेविटेशनल फोर्सेस एंड द टाइड्स, जो ग्रेविटेशनल फोर्स है और जो टाइड्स है उनके बीच में क्या रिलेशन है वो आपको यहाँ डायग्राम में दिया गया है। देखिए इसको और छोटा कर देते हैं, आपको क्लियर दिख जाएगा। इस डायग्राम में आप देखिए, सबसे पहले ये डायग्राम देखिए। इधर आपका सन है, ईस्ट में ये सन लिखा हुआ है, ठीक है। और इधर आपका ये मून है, ये आपका मून है, और ये है आपकी अर्थ। ये तीनों एक सीध में है। अब ये एक सीध में तो क्या होगा, मून के पास भी ग्रेविटेशनल फोर्स है, सन के पास भी ग्रेविटेशनल फोर्स है। इसकी वजह से जो टाइडल बल्ब है वो बड़ा सा बनेगा। ये आप देख रहे हैं पानी का जो भाग है वो ऊपर उठा हुआ है, ये बड़ा सा टाइडल बल्ब बनेगा। तो ये किसकी वजह से है, तो ये कहा गया ग्रेविटेशनल फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ ये मून एंड सन। आप देखिए टाइडल बल्ब जो अपोजिट साइड में भी बनेगा, सेम टाइम में बनेगा, अपोजिट में भी, यहाँ अलग अलग दिया है। अब ये सन मून, तो एक तो बल्ब इधर बन गया, एक इधर भी बनेगा। अब यहाँ पे जो बनेगा अपोजिट डायरेक्शन में जो उभार आएगा पानी का, उसका क्या रीज़न है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो देखिए दो काम करते हैं, एक तो ग्रेविटेशनल फोर्स, जिधर आपका मून और सन जिस डायरेक्शन में वहाँ पे जो टाइड्स आएंगे उसका रीज़न है ग्रेविटेशनल फोर्स। अपोजिट डायरेक्शन में आएंगे वो आपके सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से आएंगे। यहाँ पर आपको कंप्लीट दिया गया है, थर्ड वाले में पूरा कंप्लीट दिया है। जब ये तीनों एक सीध में होते हैं तो इधर भी टाइड्स आएंगे और अपोजिट में भी टाइड्स आएंगे। तो इधर जो सामने आएंगे मून के सामने, उसका रीज़न है ग्रेविटेशनल फोर्स है, अपोजिट है उसका रीज़न है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। चलिए अब आगे बढ़ते हैं टाइड्स में। अब यहाँ पर बॉक्स में दिया है टाइड्स, हाई टाइड्स वगैरह कहाँ पर आते हैं, तो देखिए द हाईएस्ट टाइड इन द वर्ल्ड अकर इन बे ऑफ फंडे इन नोवा स्कोशिया इन कनाडा। द टाइडल बल्ज इज 15 to 16 मीटर। जो पानी में उभार होता है वो 15 से 16 मीटर होता है। याद रखिएगा जो टाइड्स है, टाइड्स में वाटर का मूवमेंट वर्टिकल होता है, वेव्स में हॉरिजेंटल मूवमेंट होता है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं इसमें, टाइप्स ऑफ टाइड्स, जो आपके ज्वार भाटा है उनके प्रकार। तो देखिए टाइड्स वेरी इन देयर फ्रीक्वेंसी, डायरेक्शन एंड मूवमेंट फ्रॉम प्लेस टू प्लेस एंड ऑल्सो फ्रॉम टाइम टू टाइम। हर जगह पे हर समय में अलग अलग तरीके से ज्वार भाटा आते हैं। टाइड्स में बी ग्रुप्ड इनटू वेरियस टाइप बेस्ड ऑन देयर फ्रीक्वेंसी ऑफ अक्रेंस इन वन डे और 24 आवर्स और बेस्ड ऑन देयर हाइट। आप देखिए यहाँ पर टाइड्स है जो ज्वार भाटा है उसका क्लासिफिकेशन किया गया है 24 आवर्स में, एक दिन में कहाँ कहाँ पर आते हैं और कितनी कितनी हाइट पर है, इसको बेस मानकर ही टाइड्स का क्लासिफिकेशन किया है। तो सबसे पहले देखिए टाइड्स बेस्ड ऑन फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी के आधार पर आपके जो टाइड्स हैं वो कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले देखिए सेमी ड्यूडनल टाइड्स, द मोस्ट कॉमन टाइडल पैटर्न फीचरिंग टू हाई टाइड्स। इसमें देखिए टू हाई टाइड्स आएंगे एंड टू लो टाइड्स, दो उच्च ज्वार आएंगे, दो निम्न ज्वार आएंगे इसमें। द सक्सेसिव हाई
और लो टाइड्स आर अप्रोक्सीमेटली ऑफ द सेम हाइट। इसमें आपके हाइट और सक्सेसिव हाइट है आपकी, वो आपकी बराबर होती है सेमी ड्यूनल टाइड्स में। याद रखिएगा, दिन में 2 हाई टाइड्स आएंगे इसमें और 2 आपके लो टाइड्स आएंगे। फिर इसके बाद है ड्यूनल टाइड्स में देयर इज ओनली 1 हाई टाइड एंड 1 लो टाइड। एक आपका उच्च ज्वार आएगा, एक इसमें निम्न ज्वार आएगा ड्यूरिंग ईच डे। ऊपर वाले में क्या था, इस वाले में एक दिन में 2 आएंगे आपके सेमी ड्यूनल टाइड्स में। ड्यूनल टाइड्स में एक हाई टाइड्स आएगा और आपका एक ही लो टाइड्स आएगा। अब इसमें भी देखिए, द सक्सेसिव हाई एंड लो टाइड्स आर अप्रोक्सीमेटली ऑफ द सेम हाइट। इसमें भी सेम हाइट होगी आपकी, सक्सेसिव हाइट लो टाइड्स की और हाई टाइड्स की। इसमें भी सेम हाइट है और सेमी ड्यूनल में भी सेम हाइट है। इसके बाद है मिक्स टाइड। इसमें देखिए यही डिफरेंस है मिक्स टाइड में, इसमें हाइट सेम नहीं है। अभी हम बता देते हैं। टाइड्स हैविंग वेरिएशंस इन हाइट आर नोन एज मिक्स टाइड। जो टाइड्स हैं, टाइड्स तो आते हैं लेकिन इनकी जो हाइट है उनमें वेरिएशन है, उनमें अंतर रहता है, सेम हाइट में नहीं है। इसको कहते हैं मिक्स टाइड। These tides generally occur along the west coast of North America and on many islands of the Pacific Ocean। जो पैसिफिक ओशन है, प्रशांत महासागर है, उसके बहुत सारे द्वीपों पर और उत्तर अमेरिका के पश्चिमी तट पर इस तरीके के टाइड्स मिलते हैं। तो पूछा जा सकता है आपसे मिक्स टाइड कहाँ पर मिलते हैं, वेस्ट कोस्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका। ये हो गए आपके क्लासिफिकेशन ऑन द बेस ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो देखिए फ्रीक्वेंसी के बेस पर हो गए 3 हो गए, एक सेमी ड्यूनल, ड्यूनल एंड थर्ड हो गया मिक्स। इसके बाद नेक्स्ट हेडिंग की तरफ चलते हैं। टाइड्स बेस्ड ऑन द सन मून एंड अर्थ पोजीशन। सन मून और अर्थ की पोजीशन के अकॉर्डिंग जो आपके टाइड्स हैं उनके बारे में आपको बताया जाएगा। इसमें देखिए 2 मिलेंगे आपको, यह दिखा देते हैं, स्प्रिंग टाइड एंड नीप टाइड। स्प्रिंग टाइड एंड नीप टाइड। अब इन दोनों को मैं यहाँ आपको डायग्राम में दिखा देता हूँ, आप ध्यान दीजिएगा। इसका डायग्राम अगर मिले तो, इसमें डायग्राम नहीं है, इससे ऊपर था डायग्राम आपका। चलिए मैं यहाँ पर बता देता हूँ आपको स्प्रिंग टाइड और आपके नीप टाइड की कंडीशन कैसी है। देखिए जब आपकी स्प्रिंग टाइड में क्या होता है, जो आपके सन मून, ये पोजीशन समझ लीजिए। स्प्रिंग टाइड, द पोजीशन ऑफ बोथ द सन एंड द मून in relation to the earth has direct bearing on tide height when the sun, the moon and the earth are in a straight line। ये सिजगी की पोजीशन होती है जब आपकी, यहाँ डायग्राम में देखिए जो मैं डायग्राम बना रहा हूँ, जैसे ये है आपकी अर्थ, इधर है मून और इधर ईस्ट में आपका ये है सन। आप देखिए सन, मून और अर्थ ये तीनों एक सीध में हो गए, डायग्राम देख रहे हैं। अब इसमें ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से क्या होगा, हाई टाइड्स बनेगा, स्प्रिंग टाइड बनेगा। रीजन क्या है स्प्रिंग टाइड की फॉर्मेशन का, मून के पास में भी ग्रेविटेशनल फोर्स है, सन के पास में भी ग्रेविटेशनल फोर्स है, दोनों का ग्रेविटेशनल फोर्स मिलेगा तब क्या होगा, बड़ा सा उभार होगा ना, बड़ा सा बल्ब बनेगा अर्थ पर। इसी को बोलते हैं स्प्रिंग टाइड। मतलब हाई टाइड्स तो है लेकिन इसमें वाटर है उसकी हाइट ज़्यादा रहेगी, तो ये हो जाएगा हमारा स्प्रिंग टाइड। तो ये कब किस कंडीशन में होता है, अर्थ मून और सन एक दूसरे के सामने तीनों एक सीध में कब होते हैं, पूर्णिमा को होंगे आपके और अमावस्या के दिन होंगे, ये याद रखिएगा, ये 2 दिन होते हैं। नीप टाइड ये सप्तमी और अष्टमी के दिन होते हैं आपके नीप टाइड। इसमें क्या है, जैसे इसका डायग्राम में बना देता हूँ, आप स्क्रीन से ले लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ये अर्थ है, ये आपका हो गया, एक सेकेंड, ये डायग्राम, इधर आपका सन है ईस्ट में, ये सन है, ये अर्थ है और मून की जो लोकेशन है वो इधर है। अब आप देखिए सन, अर्थ और मून ये 90 डिग्री का एंगल आपके बना रहे हैं, 90 डिग्री का बना रहे हैं ना। अब इसमें क्या है कि मून अर्थ इनका ग्रेविटेशनल फोर्स है, ये कहीं ना कहीं बट गया। जितनी एनर्जी पहले थी जब एक सीध में थे उतनी एनर्जी अब नहीं है। अब क्या होगा, आपके स्प्रिंग टाइड्स नहीं बनेंगे जब आपके अर्थ, मून और सन 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं, उस समय नीप टाइड आता है, लघु ज्वार आते हैं। ये कंडीशन कब होती है, सप्तमी और अष्टमी के दिन होती है। आगे बढ़ते हैं इसमें, फिर नेक्स्ट हेडिंग लेते हैं।
वंस इन अ मंथ व्हेन द मून्स ऑर्बिट इज क्लोजेस्ट टू द अर्थ। जब मून की ऑर्बिट अर्थ के सबसे पास होती है, इसको क्या बोलते हैं? पेरिजी। ये टर्म याद रखिएगा, टर्म कई बार पूछा जाता है, ये यूपीपीसीएस वगैरह में पूछा गया है, व्हाट इज पेरिजी। तो इसमें क्या होता है, मून्स की ऑर्बिट है, जो चंद्रमा की जो ऑर्बिट है वो अर्थ के बहुत ज़्यादा पास होती है, मतलब हम कह सकते हैं मून अर्थ के सबसे ज़्यादा पास होता है उस समय। यूजुअली हाई एंड लो टाइड्स अकर, उस समय हाई टाइड्स और लो टाइड्स आते हैं। ड्यूरिंग दिस टाइम द टाइडल रेंज इज ग्रेटर देन नॉर्मल, इस समय टाइडल रेंज है वो बहुत ज़्यादा होती है नॉर्मल डे से। 2 वीक्स लेटर, अब 2 सप्ताह के बाद में क्या होगा? व्हेन द मून इज फारदेस्ट फ्रॉम अर्थ, जब आपका मून पृथ्वी से सबसे ज़्यादा दूर होगा उसको हम बोलेंगे एपोजी। ये अंडरलाइन करिएगा, एपोजी, पेरिजी एंड एपोजी। द मून्स ग्रेविटेशनल फोर्स इज लिमिटेड एंड द टाइडल रेंज आर लेस देन देयर एवरेज हाइट, जब इसकी जो एवरेज हाइट है उससे कम हाइट हो जाएगी आपकी टाइड्स की। तो देखिए पेरिजी एंड अपोजी, पेरिजी में क्या होगा, मून अर्थ के सबसे ज़्यादा क्लोज होगा, और एपोजी में मून है वो सबसे ज़्यादा दूर होगा अर्थ से। अब इसके बाद नेक्स्ट हेडिंग की तरफ चलते हैं, पेरीहीलियन एंड एपीहीलियन, 2 टर्म और है। पेरीहीलियन, व्हेन द अर्थ इज क्लोजेस्ट टू द सन, जब आपकी अर्थ सन की सबसे ज्यादा पास है उसको हम बोलते हैं पेरीहीलियन। कब होगा ये? 3 जनवरी। इसके बाद एपीहीलियन देखिए, अब जब ये पास होगा तो क्या होगा? टाइड्स की रेंज ज्यादा हो जाएगी ना, टाइडल रेंज ज्यादा होगी इसमें। एपीहीलियन व्हेन द अर्थ इज फारदेस्ट फ्रॉम द सन, जब पृथ्वी सन से सबसे ज्यादा दूर होगी, ऑन द 4 जुलाई। आप देखिए जब दूर होगी तब टाइडल रेंज है, तो टाइडल रेंज कैसी हो जाएगी? कम हो जाएगी, जो एवरेज होती है उससे। तो देखिए यहाँ पे कुछ टर्म हो गए, कंफ्यूज नहीं होना, पेरीहीलियन, एपीहीलियन, पेरोजी एंड पेरिजी एंड एपोजी, ये 4 टर्म हो गए, इनको अच्छे से याद कर लीजिएगा। इम्पोर्टेंस ऑफ टाइड, अब जो टाइड्स है उनका क्या इम्पोर्टेंस है हमारी लाइफ में, क्या इम्पोर्टेंस है, तो चलिए इस पे विचार करते हैं फटाफट से। जब टाइड्स आते हैं तो इससे क्या बेनिफिट होता है, क्या लाभ है? दिस हेल्प द नेविगेटर्स एंड फिशरमैन्स प्लान देयर एक्टिविटीज, जो आपके नेविगेटर्स हैं, फिशरमैन्स हैं, उन्हें क्या एक्टिविटी करनी है इसमें उनकी हेल्प करते हैं। टाइडल फ्लोज आर ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस इन नेविगेशन, टाइडल हाइट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, जब टाइड्स आते हैं हाइट उसकी ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। इससे क्या होता है, स्पेशली हार्बर्स नियर रिवर एंड विद इन एस्टरीज हैविंग shallow bars at the entrance which prevent ship and boats from entering into the harbor। देखिए जब हाई टाइड्स आए तो हार्बर्स तक आपके अगर बड़े बड़े शिप नहीं जा पाते हैं, तो होता है क्या है, जब हाई टाइड्स आएंगे तो जो वाटर ज़्यादा बढ़ जाता है, वाटर लेवल बढ़ जाएगा कोस्टल एरियाज में, हार्बर की तरफ में, तो बड़े बड़े शिप आपके हार्बर्स तक पहुंच सकते हैं जब आपकी हाई टाइड्स की कंडीशन है। और नॉर्मल क्या होता है, वो नहीं पहुंच पाएंगे। तो एक इंपॉर्टेंस ये है कि जो आपके बड़े शिप है वो हार्बर्स तक पहुंच जाएंगे। दूसरा देखिए, टाइड्स आर ऑल्सो हेल्पफुल इन डिसिल्टिंग द सेडिमेंट, जो सेडिमेंट आपके कोस्ट पर जमा हो जाता है, सी कोस्ट पर, उसको हटा देती है जब आपके हाई टाइड्स आते हैं। एंड इन रिमूविंग पॉल्यूटेड वाटर फ्रॉम रिवर एस्टरीज, और जो रिवर एस्टरीज है वहां से भी पॉल्यूटेड वाटर है उनको भी हटा देते हैं। टाइड्स आर यूज टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, जो टाइड्स हैं उससे हम इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट कर सकते हैं। बीच में टरबाइन लगा देंगे, हाई टाइड्स आएंगे, वाटर ऊपर जाएगा फिर वापस आएगा, इससे क्या होगा, टरबाइन में मूवमेंट होगा और आपकी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो जाएगी। कहाँ पर है? इन कनाडा, फ्रांस, रशिया एंड चाइना। A 3 megawatt tidal power project at दुर्गाधौनी इन सुंदरबन ऑफ वेस्ट बंगाल इन इज अंडर वे। देखिए ये तो कनाडा का यहाँ बता दिया है, कनाडा, फ्रांस और रशिया, और भारत में भी है 3 MB का टाइडल प्रोजेक्ट भी है, वो आपका वेस्ट बंगाल में दिया है, ये अभी प्रोसेस में है। तो ये इंपोर्टेंस हो गए इसके। तो टाइड्स के देखिए एक बार 3 इंपोर्टेंस हैं जो आपकी बुक में है, तीनों इंपोर्टेंस देख लीजिए एक बार फिर से। पहला हो जाएगा इसमें, बड़े बड़े स्टेप हार्बर्स तक पहुंच जाएंगे, क्लियर, ये हो गया।
दूसरा हो जाएगा डिसिल्टिंग। डिसिल्टिंग जो सेडिमेंट आपकी कोस्ट पर जमा होते हैं उनको हटा देते हैं। थर्ड हो जाएगा आपका इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में इसका यूज हो गया। तो 3 आपके इंपॉर्टेंस हो गए टाइड्स के। नेक्स्ट स्टडी है ओशन करंट, महासागरीय धाराएं। ओशन करंट, ओशन करंट्स आर लाइक रिवर फ्लो इन ओशन। जैसे नदियां बहती हैं वैसे ही ओशन करंट भी महासागरों में बढ़ती हैं। दे रिप्रेजेंट अ रेगुलर वॉल्यूम ऑफ वाटर इन अ डेफिनेट पाथ एंड डायरेक्शन। एक फिक्स्ड डायरेक्शन और पाथ में इनका मूवमेंट होता है वाटर का। ये ओशन के अंदर होता है, मोस्टली ओशन में ही चलती हैं। ओशन करंट आर इन्फ्लुएंस्ड बाय 2 टाइप्स ऑफ फोर्सेज। 2 तरीके के फोर्स काम करते हैं जिससे कि महासागरीय धाराएं प्रभावित होती हैं। प्राइमरी फोर्सेज दैट इनिशिएटेड द मूवमेंट ऑफ वाटर। प्राइमरी फोर्स जिसकी वजह से वाटर में मूवमेंट होता है। सेकेंडरी फोर्स दैट इन्फ्लुएंस द करंट टू फ्लो। ये 2 आपके फोर्स हो गए। प्राइमरी फोर्सेस में देखिए कौन कौन से हैं। हीटिंग बाय सोलर एनर्जी, विंड, ग्रेविटी, कोरियोलिस फोर्स। इन सब के बारे में हमने आपको पहले भी बता दिया है, चारों के बारे में। ये आपकी है प्राइमरी फोर्स। हीटिंग बाय सोलर एनर्जी कॉजेज द वाटर टू एक्सपेंड। जब वाटर आपका गर्म होता है तो वो एक्सपेंड हो जाता है। दैट इज वाई नियर द इक्वेटर द ओशन वाटर इज अबाउट 8 सेंटीमीटर हायर। यही कारण है कि जो आपके ओशन वाटर है इक्वेटर पर उसकी हाइट 8 सेंटीमीटर ज़्यादा रहती है इन द लेवल देन इन मिडल लैटिट्यूड। जो आपकी मध्य अक्षांश रेखा है उससे ज़्यादा आपकी वाटर लेवल कहाँ पर होगी, इक्वेटर पर होगी, हीटिंग की वजह से है। दिस कॉज अ वेरी स्लाइट ग्रेडिशन एंड वाटर टेंड्स टू फ्लो डाउन द स्लोप। और इसी की वजह से जब ऊंचाई पर वाटर है तो आपको पता है वाटर तो ऊंचाई से नीचे की तरफ आता है, इसीलिए इक्वेटर से दोनों हेमिस्फीयर की तरफ, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और सदर्न हेमिस्फीयर दोनों की तरफ वाटर मूव करता है। अब इसमें आगे देखिए दूसरा आपको बताया गया है विंड। विंड ब्लोइंग ऑन द सरफेस ऑफ द ओशन पुशेस द वाटर टू मूव। अब जो हवाएं चलती हैं हवा भी पुश करती हैं वाटर को मूव करने के लिए। थर्ड देखिए ग्रेविटी। ग्रेविटी टेंड्स टू पुल द वाटर डाउन द पाइल्स एंड क्रिएट ग्रेडेशन वेरिएशन। ग्रेविटी की वजह से भी वाटर में मूवमेंट होता है। कोरियोलिस फोर्स, कोरियोलिस फोर्स के बारे में बताया था। अर्थ के रोटेट होने की वजह से कोरियोलिस फोर्स जनरेट होता है, इसीलिए वाटर में भी मूवमेंट होता है अर्थ के रोटेशन की वजह से। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ओशन करंट। जो ओशन करंट है उनकी क्या क्या विशेषताएं हैं उनको जान लीजिए। करंट्स आर रेफर्ड टू बाय देयर ड्रिफ्ट। जो करंट है, जो ओशन करंट है, रेफर्ड टू बाय देयर ड्रिफ्ट। यूजुअली द करंट्स आर स्ट्रॉन्गेस्ट नियर द सरफेस। जो ओशन करंट है वो सरफेस पे सबसे ज्यादा स्ट्रांग होती हैं और इनकी स्पीड हम नॉट में मेजर करते हैं। मेजर करंट्स में देखिए कौन कौन सी हैं। टाइप्स ऑफ ओशन करंट। तो टाइप्स ऑफ ओशन करंट में आ जाएंगे जो महासागरीय धारा है उनके प्रकार में। द ओशन करंट्स में बी क्लासिफाइड बेस्ड ऑन देयर डेप्थ। अपनी गहराई के अनुसार उनको 2 भागों में बांटा गया है। तो कौन कौन सी हैं। सरफेस करंट कॉन्स्टिट्यूट अबाउट 10% ऑफ ऑल द वाटर इन द ओशन। देखिए 10% ही केवल वाटर है इसमें सरफेस करंट में। These waters are the upper 400 मीटर ऑफ द ओशन। ओशन की जो आपने पढ़ी थी आपने 400 मीटर की गहराई पर जाएंगे तो टेम्परेचर बहुत तेजी से कम होने लगता है। तो यहाँ तक का ऊपर की सरफेस से लेकर आप मेजर करें 400 मीटर की डेप्थ तक, इसको हम कहते हैं सरफेस करंट। फिर डीप वाटर करंट। डीप वाटर करंट अप द अदर 90% ऑफ द ओशन वाटर। ये 90% जो ओशन वाटर है उसको प्रभावित करती है आपकी डीप वाटर करंट। ओशन करंट कैन ऑल्सो बी क्लासिफाइड बेस्ड ऑन द टेम्परेचर। टेम्परेचर के बेस पर ओशन करंट को 2 भागों में बांटा है। कोल्ड करंट ब्रिंग कोल्ड वाटर और दूसरा है वार्म करंट। वार्म करंट ब्रिंग वार्म वाटर। ये 2 हो गई आपकी गर्म जल की धाराएं और ठंडी जल की धाराएं। 2 हो गई वार्म ओशन करंट एंड कोल्ड ओशन करंट। मेजर ओशन करंट, प्रमुख आपकी जो महासागरीय धाराएं उनके बारे में आपको बताया गया है।
मेजर ओशन करेंट्स आर ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाय द स्ट्रेचेस एक्सर्टेड बाय द प्रिवेलिंग विंड। जो आपकी परमानेंट विंड है उनसे भी प्रभावित होती हैं आपकी मेजर ओशन करंट एंड द कोरियोलिस फोर्स। अर्थ के रोटेट होने की वजह से कोरियोलिस फोर्स जनरेट होता है। इससे क्या होता है, ओशन करंट का डायरेक्शन चेंज होता है। इसके बाद नेक्स्ट हेडिंग देखते हैं इसी में। ये डायग्राम से मैं आपको समझा देता हूं। यहाँ पर ये डायग्राम है, डायग्राम से आप समझ लीजिएगा किस किस ओशन में कौन कौन सी ओशन करंट है। तो ये देखिए, मेजर ओशन करंट इन द पैसिफिक, अटलांटिक एंड द इंडियन ओशन। ये मैप बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस मैप को आप बहुत ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले इंडेक्स की तरफ चलते हैं। इंडेक्स में देखिए, इंडेक्स में आप देख रहे हैं ये है कोल्ड करंट के लिए डैश डैश दिया है, वार्म करंट के लिए एकदम स्ट्रेट एरो दिया गया है। तो आप दोनों को देख लीजिए, एक एक करके मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले इक्वेटर पर आते हैं। इक्वेटर पर आप देखिए जो अर्थ है, अर्थ का रोटेशन कैसे है, अर्थ कैसे रोटेट करती है ऑन इट्स एक्सिस, वेस्ट टू ईस्ट। किस डायरेक्शन से किस डायरेक्शन में, पश्चिम से पूरब की तरफ। इसीलिए ईस्ट की तरफ सनराइज होता है बच्चों। वेस्ट से ईस्ट की तरफ रोटेट करती है अर्थ हमारी अपने एक्सिस पर, इसीलिए ईस्ट की तरफ सनराइज होता है। आप देखिए अर्थ तो ऐसे घूम रही है, तो जो सॉलिड पार्ट है, जो क्रस्ट है, वो तो आपके ऐसे मूव करेगी, लेकिन वाटर इसके साथ में नहीं जा पाता है। तो वाटर इसके अपोजिट डायरेक्शन में, आप देख रहे हैं ये वाटर का मूवमेंट है वो आपका ईस्ट टू वेस्ट है। अर्थ कैसे रोटेट कर रही है, वेस्ट टू ईस्ट। तो ये दो अलग अलग डायरेक्शन, इनको भूलना नहीं है। आप देखिए इसी में मैं आपको बता दूं, इसमें जो इक्वेटर है 0 डिग्री, आपको पता है यहाँ सन की डायरेक्ट रेज ज़्यादा होती है, इसीलिए वाटर यहाँ का गर्म होगा। तो यहाँ से जो ओशन करंट बनेंगी वो कैसी होंगी, वार्म ओशन करंट होंगी। तो इक्वेटर के आसपास आप सभी देख रहे हैं जो एरो बने हुए हैं मैप पर, ये आपकी वार्म ओशन करंट है। मैं यहाँ एकदम क्लियर बना देता हूँ। ये देखिए आपके सामने, ये एक सेकेंड, ये एरो आप देखिए। सबसे पहले अटलांटिक ओशन में आइए, अरे थिकनेस बढ़ गई इसकी। ये देखिए ये आपका ये पैसिफिक ओशन है। पैसिफिक ओशन में पहले देख लीजिए, यहाँ पर लिखा हुआ है आपका किरोशियो। ये किरोशियो ओशन करंट कैसी है, वार्म ओशन करंट है, क्योंकि इक्वेटर से ओरिजिनेट हुई है, ठीक है। इसी के साथ देखिए फिर आप अटलांटिक ओशन में आइए, यहाँ पर दिया है नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट, ये भी आपकी वार्म करंट है। इसके बाद आप इधर और आगे बढ़ेंगे तो आप देख रहे हैं नॉर्थ इक्वेटोरियल वार्म करंट है, मतलब इक्वेटर के नियर वाटर आपका हॉट है, गर्म है, वार्म है। तो यहाँ से जितनी भी जो आपकी ओशन करंट है वो कैसी होंगी, वार्म ओशनिक करंट होंगी, गर्म जल की धाराएं होंगी। अब बीच में आप देख रहे हैं आपके कॉन्टिनेंट से टकरा गए हैं। जैसे आप नॉर्थ में देख रहे हैं, नॉर्थ में ये आपका ये नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यहाँ से टकराई तो नॉर्थ की तरफ गई, ये भी वार्म ओशन करंट, गल्फ स्ट्रीम वार्म ओशन करंट। फिर इधर ब्राज़ील से टकराएंगे ये मैप पर। तो देखिए मैप ध्यान से देखिए, इसी का कंट्री के नाम से इसका नाम हो गया ब्राज़ीलियन करंट हो गया है। और यही ओशन करंट आपके जापान के कोस्ट पर है, इसका नाम है किरोशियो करंट। ये आपकी सभी कैसी हैं, वार्म ओशन करंट है। और इक्वेटोरियल ये काउंटर करंट है। ये तो इक्वेटर में काउंटर करंट देखिए वेस्ट टू ईस्ट जा रही है सभी जगह, इधर भी जा रही है, इधर भी आपके वेस्ट टू ईस्ट है, और इधर भी, मतलब आपके अटलांटिक ओशन है, पैसिफिक ओशन है, इनमें जो काउंटर करंट है ये आपकी अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो ये इक्वेटर के आसपास आप देख रहे हैं वार्म करंट है। अब जैसे जैसे आप हाई लैटिट्यूड की तरफ जाएंगे, हाई लैटिट्यूड, तो हाई लैटिट्यूड में देख लीजिए कोल्ड ओशनिक करंट है। तो कोल्ड ओशनिक करंट सबसे पहले अटलांटिक ओशन में देख लीजिए। ये गल्फ स्ट्रीम देखिए वार्म है, यहाँ तक पहुँच गई बेटा, नॉर्वे के कोस्ट तक पहुँच गई है, नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट के नाम से आगे जानते हैं। अब यहाँ पर ये हाई लैटिट्यूड से आई है, तो ये आपकी कैसी है, ये आपकी जो करंट है ये आपकी कोल्ड करंट है। इसके लिए अलग कलर ले लेते हैं, कोल्ड के लिए यहाँ चलिए ग्रीन ले लेते हैं। ये आपकी कोल्ड करंट है, तो इसका नाम है लैब्राडोर कोल्ड करंट।
बच्चों हम आपको बता दें, जो आपकी टाइटैनिक जो मूवी बनी है, तो जो टाइटैनिक शिप था वो आपका यहीं अटलांटिक ओशन में डूब गया था। रीजन क्या था? रीजन ये है कि आपका बड़ा सा आइसबर्ग जो आया अटलांटिक ओशन में, वो पूरी तरीके से मेल्ट नहीं हो पाया, और वो जो टाइटैनिक शिप था उससे टकरा गया और वो जहाज पूरा का पूरा उसमें डूब गया। तो ये आपकी कोल्ड ओशन करंट होगी, लेब्राडोर कोल्ड करंट है। और इधर देखिए आप कैलिफोर्निया कोल्ड करंट है, आपकी नॉर्थ अमेरिका की तरफ है आपकी। इसके बाद कोल्ड करंट देखिए वेस्ट विंड ड्रिफ्ट, और कोल्ड करंट का नाम है हम्बोल्ट कोल्ड करंट और पेरू कोल्ड करंट, ये दोनों ही नाम है। साउथ अमेरिका के वेस्ट कोस्ट पर है आपकी हम्बोल्ट कोल्ड करंट। और यहाँ टकराने के बाद दो ब्रांचेस हो गई, ये हो गई आपकी एक फॉकलैंड कोल्ड करंट। ईस्ट में है, साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट के ईस्ट में कोल्ड करंट है फॉकलैंड कोल्ड करंट, और आपकी वेस्ट में है हम्बोल्ट कोल्ड करंट। और इसके बाद देखिए ये आपके अफ्रीका कॉन्टिनेंट है, यहाँ से टकरा गई कोल्ड करंट, इसका नाम हो गया बेंगोला कोल्ड करंट। नाम याद करने आपको, बेंगोला कोल्ड करंट। और इसके बाद कोल्ड करंट है आपकी वेस्ट ऑस्ट्रेलियन कोल्ड करंट। ये हो गई आपकी कोल्ड करंट इन द सदर्न हेमिस्फीयर। वार्म ओशन करंट आप, और इसके बाद देखिए नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में लेब्राडोर हो गई आपकी। एक आपको यहाँ और मिलेगी पैसिफिक ओशन में, नॉर्दर्न पैसिफिक ओशन में देखिए यहाँ पे दिया है ओयोसियो कोल्ड करंट। ओयोसियो कोल्ड करंट है, किरोशियो आपकी वार्म करंट है। कंफ्यूज नहीं होना है इसमें, ये याद रखना है। तो आप देख पा रहे हैं इस मैप से पूरी तरीके से कि इक्वेटर के आसपास जितनी भी करंट है वो आपकी वार्म ओशन करंट है, और हाई लैटिट्यूड पर जो ओशन करंट है वो आपकी कोल्ड ओशन करंट है। ये मैप है आपके सामने, आप इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा, एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, छोड़ना नहीं है। इसमें से बहुत सारे प्रश्न आप देखेंगे यूपीएससी में और यूपीपीसीएस या अन्य जो भी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उनमें पूछे जाते हैं ओशन करंट से रिलेटेड। ओशन करंट का नाम होगा वार्म है या कोल्ड है, इस तरीके से पूछा जाएगा किस ओशन में कौन सी ओशन करंट है। और इसके बाद हेमिस्फीयर में ही पूछ लेते हैं, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में कौन सी करंट है, सदर्न हेमिस्फीयर में कौन सी करंट है। बहुत सारे प्रश्न आपके ओशन करंट से बनते हैं। इफेक्ट ऑफ ओशन करंट देखिए, ओशन करंट का क्या इफेक्ट है। जैसे टाइड्स का इंपॉर्टेंस आपने पढ़ा था, ऐसे ही ओशन करंट है, उनका क्या इफेक्ट है इसके बारे में जान लीजिए। तो देखिए ओशन करंट है महासागरीय धाराएं, उसका क्या प्रभाव है आप अब स्क्रीन पे देख सकते हैं, मैंने थोड़ा एनलार्ज कर दिया है, आप अच्छे से इसको रीड कर पाएंगे। ओशन करंट्स हैव अ नंबर ऑफ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट इन्फ्लुएंसेस ऑन ह्यूमन एक्टिविटीज। मानव की जितनी भी क्रियाएं होती हैं उन पे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूप से प्रभाव रहता है ओशन करंट का। वेस्ट कोस्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट इन ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल लैटिट्यूड आर बॉर्डर्ड बाई कूल वाटर। ठंडा पानी ही बना रहता है वेस्ट कोस्ट पर, जो भी आपके कॉन्टिनेंट है ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल लैटिट्यूड पे। आप देखिए देयर एवरेज टेम्परेचर आर रिलेटिवली लो, एवरेज टेम्परेचर है उसका कम रहता है। देयर इज फॉग बट जनरली द एरियाज आर एरिड। आप देखिए एक बात आपको बता दें, जहां पर कोल्ड करंट है, आप खुद सोचिए, जहां कोल्ड करंट है वहां कोल्ड करंट क्या करेंगे, ओशन के वाटर का टेम्परेचर इंक्रीज या डिक्रीज करेंगे, डिक्रीज करेंगी। जब डिक्रीज करेंगी कोल्ड करंट मतलब ठंडा पानी है उसमें, अब जब वो आपका कोल्ड वाटर उसमें मिक्स होगा तो आपकी वाटर वेपर कम बनेगी, वाटर वेपर कम बनेगी तो क्लाउड की फॉर्मेशन कम होगी, क्लाउड की फॉर्मेशन कम होगी तब क्या होगा, नेचुरल वेरिएशन भी कम होगी, नेचुरल वेरिएशन कम है फिर आपके डेजर्ट होंगे। इसीलिए आप देखते हैं बड़े बड़े कॉन्टिनेंट में जहाँ पर आपकी कोल्ड ओशन करंट हैं वहाँ पर मैक्सिमम आपको आपके डेजर्ट देखने के लिए मिलते हैं। एक एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ, जैसे अफ्रीका कॉन्टिनेंट में सहारा डेजर्ट है, रॉकी डेजर्ट है। सहारा डेजर्ट इज द लार्जेस्ट डेजर्ट इन द वर्ल्ड, इट इज़ अ हॉट डेजर्ट, ये आपका गर्म मरुस्थल है। अब रीजन सिर्फ यही है कि इसके वेस्ट में कैनरी कोल्ड करंट है, कोल्ड करंट्स की वजह से वाटर वेपर नहीं बनती, क्लाउड की फॉर्मेशन नहीं होती है और रेन भी नहीं होती। जब क्लाउड्स बनेंगे तभी तो रेन होगी, जब क्लाउड्स की फॉर्मेशन ही नहीं होगी तो बारिश कहाँ से हो जाएगी, इसीलिए आपका डेजर्ट है। और अच्छा, जहां पर आपकी कोल्ड करंट और वार्म करंट दोनों मिलती हैं वहां पर कैसा होगा,
कोल्ड तो ज़्यादा ठंडा पानी कर देंगे, वार्म ज़्यादा गर्म कर देगा पानी को। जहाँ पर दोनों मिलती हैं वहाँ पर आप देखेंगे जो वाटर है वो आपका नॉर्मल वाटर मिलता है, और नॉर्मल वाटर की वजह से ही वहाँ पर सबसे ज़्यादा मछलियाँ मिलती हैं। तो बिजनेस के पर्पज़ से बहुत अच्छा वो एरिया है जहाँ पर आपकी वार्म ओशन करंट और कोल्ड ओशन करंट मिलती हैं। आगे नेक्स्ट देखते हैं। चलिए चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया है, इसको पढ़ लीजिएगा। थैंक यू, जय हिंद।